सभी बीएलई को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी स्टेट ऑफिस लखनऊ से। आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा, प्रधानमंत्री डिजिटल ग्रामीण साक्षरता अभियान पीएमजी दिशा। एक तरीके से बात करें तो सीएससी को गांव-गांव तक पहुंचाने का ये पहला एक तरीके से बड़ा प्रोजेक्ट था, जो कि प्रधानमंत्री के सपनों को डिजिटली साक्षर बनाने के लिए प्रत्येक परिवार से पूरे हिंदुस्तान में हमें नियुक्त किया गया था। तो उसी के क्रम में अपने साथ बाद के बीएलई जो अभी इधर नए जुड़े हैं, उनको लेकर के एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराने के लिए आज हमारे साथ हमारे दिल्ली मुख्यालय से भगवती मैम हैं, जो आज आप इस पे विधिवत चर्चा करेंगी। तो मैम, ओवर टू यू। थैंक यू अजय चौबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और यूपी टीम का, जिन्होंने फिर से एक ऑर्गेनाइज किया सेशन का, ताकि हम उन बीएलई से भी बात कर सकें जो 2017 के बाद से इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। जैसा अजय जी ने बताया कि प्रोजेक्ट की शुरुआत अप्रैल 2017 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारत के ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति डिजिटल रूप से साक्षर हो सके, कंप्यूटर मोबाइल फोन से न सिर्फ वार्तालाप बात करना सीखे, बल्कि पैसे का लेन देन, कम्युनिकेशन, संपर्क, संचार, इन तरह की चीजों से भी जुड़ सके। और जो भारत और इंडिया में हमें गैप दिखता है कि इंफॉर्मेशन की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो लोगों की जिंदगी में डिवाइसेस का इस्तेमाल रेगुलर रूप से आए, रोजमर्रा की जिंदगी में वो डिवाइसेस, उपकरणों का इस्तेमाल करना सीखे। तो काफी रिलीज हमारे साथ 2017 के बाद जुड़े हैं, तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाई। उम्मीद है कि सेशन से आपके जितने भी सवाल हैं, क्या सही तरीका है पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट में काम करने का, किन बातों का क्या ध्यान रखना है, किन बातों से दूर रहना है, कौन सी हरकतें, कौन सी चीजों पीएमजी दिशा में नहीं करनी, ताकि प्रोजेक्ट सुचारू रूप से चलते रहे और आपकी भी जो पेमेंट है वो नियमित महीना रूप से आपके हर महीने बैंक में आती रहे। अजय जी, कोई सवाल नहीं है तो सेशन शुरू कर सकते हैं हम लगातार। नहीं, अभी आप शुरू करें, एक बार वो ओवरव्यू बताएं, उसके बाद फिर सवाल लेते हैं। जी। जैसे अजय जी ने बताया कि प्रोजेक्ट की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी कि भारत के प्रत्येक ग्रामीण इलाके के एक हर परिवार में से एक व्यक्ति डिजिटल रूप से साक्षर हो सके। ये दुनिया का अपना एक इकलौता सबसे बड़ा डिजिटल लिटरेसी प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट की बात की जाए तो सवाल उठता है कि कौन इस प्रोजेक्ट में काम कर सकता है। हमारे वीएलईज, विलेज लेवल सेंटर, सीएससी केंद्र ग्रामीण इलाकों में चला रहे हैं, वो व्यक्ति इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए एलिजिबल है, मान्य है। लेकिन आप इस सेंटर में अपने सेंटर को पोर्टल में कैसे रजिस्टर करें, क्या शर्तें हैं, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। आपका एक वीएलई होना अनिवार्य है। आप नियमित रूप से हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पे कार्यरत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कल अपनी सीएससी आईडी बनाई, आज अप्रूव हुई और आप अगले दिन से पीएमजी दिशा पे काम करते रहना चाहिए। आप एक नियमित रूप से कुछ समय से 3 महीने से आप डीएसपी पोर्टल पे काम कर रहे हो, आपकी सीएससी आईडी सुचारू रूप से चल रही हो, जो सेवाएं हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे दे रहे हैं वो आप नियमित रूप से लोगों तक पहुंचा रहे हो। ये काम करने के बाद अगर आप ग्रामीण इलाके में कर रहे हैं तो आप पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मान्य हो जाते हैं। इसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, कौन कौन से उपकरण आपको चाहिए। पहली शर्त ये आती है कि आपका सेंटर मिनिमम 200 स्क्वायर फुट का एरिया रखता हो, ताकि जहां पे कंप्यूटर रखने के भी स्थान हो और बच्चे, कैंडिडेट्स और लाभार्थियों की बैठने की भी जगह हो। इसके अलावा आपके पास मिनिमम 2 कंप्यूटर या लैपटॉप होने चाहिए जिन पे इंटरनेट और वेबकैम की सुविधा हो। इसके साथ ही आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस भी होना चाहिए, जो कोई भी कंपनी का आप रख सकते हैं, आपके सिस्टम पे चलता हुआ बायोमेट्रिक डिवाइस हो। इसके अलावा जैसे बताएगा, डीएसपी पोर्टल पे आपका एक्टिव, सुचारू रूप से एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आप अपने केंद्र को, सीएससी केंद्र को पीएमजी दिशा पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं
कि एज अ वीएलई आप जब रजिस्टर करते हैं तो कौन कौन से दस्तावेज और चीजों की पोर्टल पे डिमांड की जाती है। सबसे पहले आप डीएसपी पोर्टल, डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाएंगे और वहां पे पीएमजी दिशा योजना की सर्च करेंगे। पीएमजी दिशा पे क्लिक करते ही आपको एक नए पोर्टल पे शिफ्ट करा दिया जाता है, ले जाया जाता है, जहां पे आपकी कुछ डिटेल्स, कुछ जानकारी पहले से भरी होती है और कुछ जानकारी आपको नई भरनी होती है। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका राज्य, आपकी सीएससी आईडी पहले से आपको भरी हुई नजर आएगी। इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है और उसके बाद ही जियो लोकेशन आपको डालनी है। हम जियो लोकेशन इस उद्देश्य से डालते हैं कि अवेली जिस इलाके का है, जिस एरिया का है, वो वहीं पे काम कर रहा है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए आपकी जियो लोकेशन डाली जाती है। इसके अलावा आपसे ग्रामीण जीपी दस्तावेज, ग्राम पंचायत के दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिसमें सूची होती है उन कैंडिडेट्स की जिनको आप पढ़ाएंगे और उस दस्तावेज को आप जांच करवाते हैं, हस्ताक्षरित करवाते हैं गांव के प्रधान से, मुखिया से, जो भी हेड है वहां पे, आप उनसे साइन करवा के ग्राम पंचायत का डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। इसके बाद एक एफिडेविट है जिसे डाउनलोड करके आप ये सुनिश्चित करते हैं, हमें हस्ताक्षर करके ये लिखते हैं कि पीएमजी दिशा पोर्टल में आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगर कोई सीएससी सेंटर गलत काम करते हुए पाया जाएगा तो हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ, इन तीनों दस्तावेजों को आप अपलोड करते हैं। आपके इन तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम, हमारी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टीम आपके सेंटर को फिजिकली, भौतिक रूप से विजिट करती है, आपके सेंटर पे जाती है, चेक करती है कि जो दस्तावेज और चीजें आपने लिखी हैं, जो उपकरण आपने लिखे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है भी या नहीं, सेंटर आपका मौजूद दिए हुए स्थान पे मौजूद है या नहीं। इन सभी की जांच करने के बाद आपके सेंटर को अप्रूव कर दिया जाता है। इस बात का यहाँ खास ध्यान रखें कि कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाए जाने पर, फेक डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे आपके सेंटर को निरस्त किया जाएगा, आपके सेंटर को आगे अप्रूव नहीं किया जाएगा और हो सकता है कि आपकी सीएससी आईडी भी बंद कर दी जाए। तो यहाँ पे बिली इस बात का कृपया ध्यान रखें कि आप कोई भी गलत जानकारी के साथ सिस्टम पे नहीं आ रहे हो। जो भी दस्तावेज आप हमें दे रहे हैं वो सही हो और सही जानकारी रखते हो। अब अगर बात की जाए, ये तो बात की कि आपके सेंटर अप्रूव हो गया, सेंटर अप्रूवल होने के बाद आप, उसके बाद ही आप स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। एक सवाल हमसे पूछा जाता है कैसे कैंडिडेट्स का चयन करें। कैंडिडेट्स का चयन यहाँ पे बहुत जरूरी है। आपको हर परिवार से सिर्फ एक लाभार्थी को चयन करना है। वो महिला, पुरुष, बच्चा कोई भी हो सकता है, बशर्ते उसकी आयु 14 से 60 साल की बीच ही होनी चाहिए। वो डिजिटल रूप से निरक्षर होना चाहिए, उसे कंप्यूटर डिवाइस का इस्तेमाल ना करना आता हो, लेकिन वो किसी एक भाषा का ज्ञान रखता हो, उसे हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा का ज्ञान हो, वो पढ़ना लिखना उसमें जानता हो या जानती हो। ऐसे लाभार्थी का चयन करके आप उन्हें पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। इस बात का भी खास ध्यान रखें कि लाभार्थी का आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। बिना आधार कार्ड के पीएमजी दिशा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का आधार कार्ड लेके उसको रजिस्टर करना है। उसके बाद बायोमेट्रिक ऑथ होता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के इस वक्त हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन की दो प्रक्रिया, दो ऑप्शंस, दो विकल्प आपके पास मौजूद है। एक विकल्प है कंप्यूटर के माध्यम से कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना। इसमें आप कैंडिडेट को बायोमेट्रिक से ऑथ करते हो और अंगूठा लगा के या जो भी आइरिस डिवाइस है, जो भी डिवाइस है, बायोमेट्रिकली ये प्रूफ करते हो, ये पता करते हो कि जो जानकारी आप दे रहे हो वही कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है या नहीं। दूसरा तरीका है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू के द्वारा कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना। इसमें क्या होता है कि हमने ये पाया कि गांव में जगह जगह जाके अपने सेंटर से दूर जो गांव में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए थोड़ी मुश्किलें आ रही थी। इसके लिए हमने मोबाइल के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना अलाउ किया है। इसमें यह बात आपको खास ध्यान रखनी है कि मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करते वक्त एक ओटीपी हम आपसे मांगते हैं, इसलिए हर प्रत्येक कैंडिडेट के साथ एक नया मोबाइल नंबर होना जरूरी है। आप किसी एक मोबाइल नंबर से दो लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक फोन पे केवल एक ही बार ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आप कैंडिडेट का सक्सेसफुली बायोऑथ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिजिटल, आपको ये मैंने आपको बताया कि मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप के थ्रू है। मोबाइल दोनों के रजिस्ट्रेशन से आप कैंडिडेट को ये सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट की जानकारी पोर्टल पे आ जाती है, उसकी तस्वीर हमारे पोर्टल पे आ जाती है और कैंडिडेट का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाता है।
यहाँ ध्यान रखिए कि कैंडिडेट का जो फोटोग्राफ आप यूज कर रहे हैं वो आज के समय का हो, अपडेटेड हो। कई बार हमने देखा है कि बच्चों का जब आधार बना था तो वो 11-12 साल के थे और 10 साल बाद वो बच्चों की शक्लें काफी चेंज हो गई हैं, बालों का कलर चेंज हो गया है, उनके वो अलग दिखने लगे हैं, जिससे एग्जाम के दौरान कोई परेशानी ना आए और ये सुनिश्चित किया जा सके कि सेम कैंडिडेट ही एग्जाम के लिए आया है। तो कैंडिडेट लाभार्थी का फोटोग्राफ आज के समय जितना अपडेटेड रखेंगे उतना आपको आसानी रहेगी। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बाद बात आती है, हमारे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्विजिलेटर रजिस्ट्रेशन। इन्विजिलेटर को लेके कई सवाल हमारे डेलीज हमसे अक्सर प्रश्न करते हैं, आरटीआईज आती है, हमारे को हमारे टिकट्स पर रेज किया जाता है कि इन्विजिलेटर है कौन। यहाँ पे थोड़ा समय लेके आपको बताना चाहूंगी कि इन्विजिलेटर एक महत्वपूर्ण भूमिका पीएमजी दिशा परीक्षा में अदा करते हैं। पहले तो सवाल पूछा जाता है कि इन्विजिलेटर का चयन कैसे करें। कोई भी कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाला, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति को आप इन्विजिलेटर बना सकते हैं। ये कोई सरकारी शिक्षक हो सकता है, गांव का मुखिया पंच हो सकता है, पोस्ट ऑफिस का कोई अधिकारी हो सकता है, बैंक का कोई अधिकारी हो सकता है, जिसे आप इन्विजिलेटर के रूप में चयन कर सकते हैं। इन्विजिलेटर के आधार डाल के आप उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसा कैंडिडेट का बायो करके रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही इन्विजिलेटर का भी रजिस्ट्रेशन आप ऐड अपने पोर्टल पे करते हैं। इन्विजिलेटर का रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि परीक्षा के दौरान इन्विजिलेटर का फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से सेंटर में होना बहुत अनिवार्य है। अगर इन्विजिलेटर नहीं रहेगा तो आपकी परीक्षा ना शुरू होगी ना खत्म। तो इसलिए उसी व्यक्ति का चयन करें जो आपके परीक्षा केंद्र में पहुंच सके समय पे और कैंडिडेट का एग्जाम करवा सके। ऐसे ही व्यक्ति का चयन करें जो पढ़ा लिखा हो और थोड़ा कंप्यूटर और तकनीकी ज्ञान रखता हो। इसके बाद इन्विजिलेटर के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उसका आधार चाहिए होता है। आधार के बाद आप उसका बायो अप करके अपने पास एक लिस्ट बना सकते हो। कुछ 4-5 इन्विजिलेटर अपने पास एक समय में आप ऐड कर सकते हैं। ये भी देखा गया है कि कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके आधार से इन्विजिलेटर के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी और ट्रेनिंग सेंटर में इन्विजिलेटर के रूप में रजिस्टर हो। जब तक वो उस समय अपने एक समय में एक ट्रेनिंग सेंटर से डिलीट नहीं होगा, वो नए सेंटर पे ऐड नहीं किया जा सकता। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति एक ही ट्रेनिंग सेंटर पे एक इन्विजिलेटर के रूप में कार्य कर सकता है। परीक्षा से पहले कैंडिडेट का एक वेरिफिकेशन हम करते हैं। इसका उद्देश्य है ये जांच करने का कि क्या जिस कैंडिडेट को पढ़ाया जा रहा है उसको किस क्वालिटी का, किस गुणवत्ता की ट्रेनिंग दी गई है, क्या उसे ईमेल लिखने के बारे में बताया गया है कि नहीं, कैशलेस ट्रांजैक्शंस के बारे में उसको कितना ज्ञान है। इसकी जांच करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहले हम आपको एक goahead@pmgdisha mail.in पर एक मेल भेजनी होती है। ये वहीं आपके डैशबोर्ड पे और कैंडिडेट के डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ही आप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करोगे उस दिन ये दिखाई देता है कि आपने कैंडिडेट को इस मेल पर, कैंडिडेट की मेल आईडी से एक मेल आपको भेजना है। ये मेल आप हिंदी, इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। इसके अलावा हम एक डमी ट्रांजैक्शन, एक वर्चुअल ट्रांजैक्शन करवाते हैं 1-1 रुपए की 3 बार, ये जांच करने के लिए कि कैंडिडेट को वर्चुअल पेमेंट, ऑनलाइन या कैशलेस पेमेंट करनी आती है या नहीं। अब अगर बात करें कि कैंडिडेट को पढ़ाया क्या जाता है, 5 विभिन्न मॉड्यूल्स में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी देने की कोशिश की गई है। ये मॉड्यूल 22 भाषाओं में कैंडिडेट के पोर्टल डैशबोर्ड पे अवेलेबल रहते हैं। जिस भी भाषा, जिस भी लैंग्वेज में कैंडिडेट कंफर्टेबल है, उसे ज्ञान है उस भाषा का, वो उस भाषा में उन मॉड्यूल्स की पढ़ाई कर सकता है। ये मॉड्यूल्स डिजिटल डिवाइस के बारे में बताते हैं, उनका कैसे डिजिटल डिवाइसेस को चलाना होता है, इंटरनेट का क्या उपयोग है, इंटरनेट का संचार, कम्युनिकेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करें। साथ ही डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स कौन कौन से हैं, जिनमें यूपीआई और आपके पैसे ट्रांसफर करने के जो विभिन्न वॉलेट्स हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करना है, सही तरीका क्या है इनके इस्तेमाल करने का, कौन कौन सी जानकारी आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, कौन सी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अपने एटीएम डेबिट कार्ड को कैसे सुरक्षित रखना है। इन सभी को इन 5 मॉड्यूल्स में अलग अलग तरीकों से बताया गया है, ताकि हमारे ग्रामीण नागरिकों को ये पता चल सके कि किस तरह की जानकारी वो आगे साझा कर सकते हैं और किस तरह की जानकारी अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर नहीं करनी है। अब यहाँ पे कैंडिडेट को 20 घंटों की
ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग 10 दिन, मिनिमम कम से कम 10 दिन और अधिकतम 30 दिनों के अंदर आपको कैंडिडेट लाभार्थी की ट्रेनिंग खत्म करनी है और उन्हें विभिन्न मॉड्यूल्स में जो भी पढ़ाया गया है आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। चाहे तो आप कैंडिडेट को, लाभार्थियों को ग्रुप में, एक समूह में पढ़ा सकते हैं, नहीं तो उन्हें कंप्यूटर लैपटॉप के आगे बिठा के मॉड्यूल्स के थ्रू भी पढ़ाया जा सकता है। वो कैंडिडेट की लर्निंग स्किल्स, वो कितना जल्दी सीखता है उस पर भी बात करती है। आप उन्हें समूह में भी पढ़ा सकते हो। कई बार देखा गया है कि समूह में बच्चा ज्यादा सीख रहा है, ज्यादा पढ़ रहा है आसपास देख के। अब कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, उसकी आपने ट्रेनिंग भी कर ली और उसका वेरिफिकेशन भी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण स्टेप है वो आता है कैंडिडेट की परीक्षा करवाना। परीक्षा के दिन, जिस दिन आप परीक्षा ले रहे हैं, उस दिन ध्यान रखें कि आपके सेंटर पे लाइट, बिजली और इंटरनेट की व्यवस्था हो। ऐसा ना हो कि उस दिन बिजली बार बार जा रही हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम या खराब हो, तो उसका असर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। कैंडिडेट हो सकता है उसका परीक्षा ना चाहते हुए एग्जाम बंद हो जाए। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए आप उस दिन एग्जाम रखें जिस दिन कैंडिडेट आपके यहाँ सेंटर पे एग्जाम, इलेक्ट्रिसिटी और बिजली और इंटरनेट की पूरी सुविधा मिल रही हो। इसके अलावा आपको बायो ऑथ के थ्रू सबसे पहले कैंडिडेट और विजिलेटर को बायो ऑथ करना होता है, ये सुनिश्चित करने के लिए ही कि जिस कैंडिडेट का आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही परीक्षा देने आया है कि नहीं। आपको कैंडिडेट से डिमांड करनी है कि वो अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र उस दिन अपने साथ एग्जाम के दौरान, परीक्षा के दौरान लेके आए। और जैसे ही एग्जाम शुरू होता है, आप बायो ऑथ करने के बाद आपकी स्क्रीन में कैंडिडेट का फोटोग्राफ और कैंडिडेट की पहचान पत्र की फोटो की मांग की जाती है। इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि कैंडिडेट का फोटो बिल्कुल साफ हो और जो पहचान पत्र की फोटो आप लिख रहे हो उसमें लिखे हुए अक्षर साफ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हो। लाइट की व्यवस्था ऐसी हो कि शक्ल देख पा रहे हो और पहचान पत्र पे लिखा हुआ टेक्स्ट भी स्क्रीन पे पढ़ा जा पा रहा हो। कैंडिडेट की परीक्षा स्टार्ट होती है, आरंभ होती है, उसको 1 घंटे का समय दिया जाता है। उस 1 घंटे में उसे 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें उसे एक सवाल के 4 जवाबों में से एक सही जवाब दिया जाता है। एक आखिरी का सवाल पूछा जाता है जिसमें हम लाभार्थी की टाइपिंग स्किल, उसे कितना टाइप करना आता है, उसकी जांच की जाती है और 1 घंटे के भीतर भीतर इन सभी सवालों के जवाब उसे देने होते हैं। सवाल के सभी जवाब खत्म होने पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। ये आपको ध्यान रखें कि कैंडिडेट परीक्षा खत्म होने से पहले सबमिट बटन पे क्लिक ना करें। सबमिट होते ही कैंडिडेट की परीक्षा समाप्त हो जाती है और उसको उसी के तुरंत डैशबोर्ड पे एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि इस दिनांक को कैंडिडेट पीएमजी दिशा परीक्षा के लिए बैठा था और सक्सेसफुली पास कर गया है। 45 दिन के भीतर आप जिस एग्जाम एजेंसी से कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, 45 दिन के भीतर उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी उसके डैशबोर्ड में आ जाता है। यहाँ पे कई सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि हमें अपना सर्टिफिकेट कहाँ से लूं, ट्रेनिंग सेंटर तो 2 साल पहले बंद हो गया या नहीं मिल रहा, तो मैं अपना सर्टिफिकेट कहाँ से लिया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं उन सभी लाभार्थी और वीलीज को बताना चाहूंगी कि अगर आपने पीएमजी दिशा की परीक्षा पास कर ली है तो आपके डिजी लॉकर में भी वो सर्टिफिकेट उपलब्ध है। आप अपने डिजी लॉकर में लॉगिन कीजिए और वहां पे आपको अपना पीएमजी दिशा का सर्टिफिकेट दिखाई दे जाएगा। एक चीज का बात यहाँ पे खास बात ध्यान रखें कि जब आप परीक्षा के लिए जा रहे होते हो, आपको अगर आपने गलत जानकारी दी है तो आपको वहां पे रोक दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि सही जानकारी के साथ वापस आए। अगर 3 बार के बाद आपने दोबारा से 3 बार गलत जानकारी के साथ अपने एग्जाम में अपीयर हुए, उसके बाद आपको परीक्षा से ब्लॉक कर दिया जाता है, आपकी आईडी को निरस्त कर दिया जाता है। वो कैंडिडेट फिर कभी एग्जाम पे नहीं बैठ पाएगा। तो ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए, ऐसी आपके साथ स्थिति ना हो, तो ध्यान रखें कि कैंडिडेट का फोटोग्राफ साफ दिखता हो, उसका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, जो भी पहचान पत्र में जानकारी दी गई हो वो साफ दिखाई दे रही हो। अब ये तो थी आपकी कैंडिडेट की पूरी जर्नी, जहां पे हमने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, उसकी ट्रेनिंग और परीक्षा करवाई। अब एक बात करते हैं कि पीएमजी दिशा स्कीम में, जब आप पीएमजी दिशा में एज अ वीएलई काम कर रहे हैं, तो क्या सही तरीका है पीएमजी दिशा में काम करने का और किन तरीकों को आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि www.pmjdisha.in ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा हमारी कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे हम काम करते हो। आपको सिर्फ www.pmjdisha.in पे ही विजिट करना है। यहीं से आपको आपका सेंट्रल लॉगिन और कैंडिडेट का लॉगिन होगा। ट्रेनिंग सेंटर को इन्विजिलेटर का चयन करते वक्त ये ध्यान रखें कि वो व्यक्ति फिजिकली रूप से आपकी परीक्षा के दिन आपके सेंटर पे मौजूद रहे।
अगर कोई व्यक्ति आपने इन्विजिलेटर के रूप में चयन किया है वो नहीं आ सकते, तो आप किसी और इन्विजिलेटर का चयन करें, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। बिना इन्विजिलेटर के आपकी परीक्षा, कैंडिडेट की परीक्षा आरंभ नहीं होगी। इन्विजिलेटर को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। वो कोई सरकारी शिक्षक, पोस्ट ऑफिस में काम करता हुआ व्यक्ति, बैंक में काम करता हुआ व्यक्ति या ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है। एक अगर सवाल किया जाए, ये पूछा जाए कि पहचान पत्र के रूप में कौन कौन सी दस्तावेज इस वक्त मान्य है जो कैंडिडेट को एग्जाम के लिए अलाउ कर सकते हैं, उनमें आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक जिसमें लाभार्थी की तस्वीर साफ दिख रही हो और उसका नाम पता दिखता हो, ऐसे ये सभी दस्तावेज मान्य हैं। आप इन सभी चारों में से किसी भी एक दस्तावेज को दिखा के परीक्षा शुरू करवा सकते हैं। परीक्षा के पूरे दौरान, 1 घंटे की परीक्षा के दौरान कैंडिडेट का चेहरा स्क्रीन पे साफ दिख रहा हो। ऐसा ना हो कि उसका आधा चेहरा दिख रहा हो, सर नीचे हो, सिर्फ शरीर का या शक्ल का एक पोर्शन दिख रहा हो। ऐसी स्थिति में आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा या परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। अगर परीक्षा के दौरान आपकी परीक्षा को पॉज करके पूछा जाता है कि कीबोर्ड दिखाएं, दाएं मुड़े, बाएं मुड़े या जो भी निर्देश आपको चैट बॉक्स में दिए जा रहे हैं, तो आपको वो फॉलो करने हैं। ये जांच की जा रही है कि आप ही एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप किसी और की बिना मदद के एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच की जाती है। तो जो भी प्रॉक्टर आपको सवाल कर रहा है या जो भी आपको दिशा निर्देश दे रहा है, कृपया उनको फॉलो करें और चीटिंग का या किसी भी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आप पकड़े जाने पे आपकी परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है और आपके ट्रेनिंग सेंटर को बंद कर दिया जा सकता है। इसके अलावा अपना वोटर आईडी कार्ड, जो भी हमने दस्तावेज यहाँ बोले हैं, वो कैंडिडेट को अपने सेंटर पे अपने साथ पे लेके जाना चाहिए, जिसपे अपडेटेड फोटो, ऐसा ना हो कि 10-12 साल पुरानी फोटो हो जिसमें लाभार्थी को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो। आपके कंप्यूटर पे कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर ना हो जिससे परीक्षा रुकने का खतरा हो, या आपके पास कोई भी वर्चुअल कंट्रोल सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपडेटेड जावा, वेब कैमरा, बायोमेट्रिक डिवाइस सारा ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए परीक्षा शुरू होने से पहले। लाइटनिंग आपको ध्यान रखें, जैसे इस वक्त आप मुझे साफ देख पा रहे हैं कि लाइटनिंग साफ है, आप मेरी शक्ल देख पा रहे हैं, वैसे ही परीक्षा के दौरान भी लाइटनिंग का इस तरीके से ध्यान रखें कि लाभार्थी का चेहरा साफ दिख रहा हो। स्क्रीन और लाभार्थी के बीच में कम से कम 1.5 मीटर की दूरी हो। लो इंटरनेट पे कभी कभार परीक्षा अपने आप बंद हो जाती है, तो इसलिए ध्यान रखें कि इंटरनेट की सुविधा पूरी उस दिन पूरे दिन एग्जाम के दिन आपको इंटरनेट चलता हुआ इंटरनेट आपको मिले, या आप दूसरे कुछ इंतजाम आपके पास हो कि अगर इंटरनेट चलना बंद हो जाए तो आपके पास कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं क्या ना करें, इसको खास ध्यान रखें। परीक्षा के दौरान आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में वेबकैम के अलावा कोई और डिवाइस कनेक्टेड ना हो। अगर हमारे सिस्टम ने उसे पकड़ लिया तो आपकी परीक्षा स्टार्ट नहीं होने देगा, इसलिए ध्यान रखें कि वेबकैम के अलावा कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट के आसपास कोई भी प्रिंट किया हुआ मटेरियल ना हो, कोई मदद के लिए व्यक्ति मौजूद ना हो जो उसकी मदद कर रहा हो परीक्षा के दौरान। रिमोट शेयरिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ना हो, और अगर ये पकड़े गए तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कैंडिडेट खुद एग्जाम दे रहा हो, किसी की मदद ना ले रहा हो। आप परीक्षा के दौरान जो एग्जाम टैब है उसके अलावा कोई और टैब, कोई और विंडो ना खुली हो। सिस्टम पे सिर्फ एग्जाम चल रहा हो, कैमरा के आगे सिर्फ कैंडिडेट बैठा हो, कैंडिडेट के आसपास कोई मदद करने के लिए या कोई भी व्यक्ति खड़ा ना हो। इससे एक बार समझ में नहीं आता कि व्यक्ति सिर्फ ऐसे ही खड़ा है या मदद भी कर रहा है, तो आपकी परीक्षा रोकी जा सकती है। तो ऐसा ना करें, उस चीज का ध्यान रखें आप कि बच्चा कंप्यूटर में जो बैठा वही एग्जाम दे रहा हो, कोई चलता फिरता सेंटर पे ना घूम रहा हो। और आप परीक्षा के दौरान आप स्क्रीन छोड़ के नहीं जा सकते। आपको लाभार्थी को समझाना है कि अगर परीक्षा दे रहे हो बिना सबमिट बटन दबाए अगर आप उठ के चले गए तो आपको आपकी परीक्षा को निरस्त कर दिया जाएगा। चीटिंग के मामले में आपके सेंटर को ब्लैकलिस्ट किया, कैंडिडेट को ब्लॉक करके सेंटर को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। परीक्षा के दौरान इंटरनेट डिस्कनेक्ट ना करें, इससे कैंडिडेट का एग्जाम इनकम्प्लीट रह जाएगा और फिर परेशानी आप ही को होगी। एक खास बात आपको यहाँ बताना चाहेंगे, ये हम सिर्फ यूपी स्टेट में नहीं, ये हमने कई जगह देखा है कि हमने कई ऐसे वीएलईज पकड़े हैं
हमने उनकी आईडीज ब्लॉक करी हैं जो गलत तरीके से पीएमजे दिशा में काम कर रहे थे। हमारी पूरी यूपी टीम सुचारू रूप से, सिर्फ एक विभाग यही काम देख रहे हैं कि आपका काम ठीक से हो भी रहा है या नहीं। इस काम की जांच करने के लिए अजय जी की टीम बैठी हुई है, पूरा देख रही है कि आप ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, आपके दस्तावेज ठीक है कि नहीं है, इसकी जांच चल रही है। अगर आप पकड़े जाओगे तो आपकी आईडी को हम ब्लॉक कर देंगे, आपकी सीएससी आईडी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे किसी भी, आपको डराने के लिए नहीं है, आप उन वीएलई से बात कर सकते हैं जिनकी आईडीज हमने ब्लॉक करी है। तो यहाँ पे मैं अपने आप को विराम दूंगी। मुझे उम्मीद है कि जो ये सेशन मैंने आपको 10-15 मिनट में इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताया, ये इनफ होगा आपके लिए। आपको समझ में आया होगा कि पीएमजे दिशा प्रोजेक्ट क्या है और किस बातों का खास ध्यान रखना है कि एज अ वीएलई जब आप काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं जो आपको इधर उधर से खबरें आपको व्हाट्सएप के थ्रू, आपको यूट्यूब के थ्रू बताई जा रही होंगी जो गलत है कि पीएमजे दिशा में आप ऐसे भी कर सकते हैं, एग्जाम ऐसे दीजिए। तो जो ऑफिशियल, जब तक कोई ऑफिशियल व्यक्ति सीएससी का आपसे बात नहीं कर रहा, उसके अलावा सारे पीएमजे दिशा के काम करने के तरीके गलत हैं। आपको जब तक किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कोई सूचना नहीं दी जाती, आप किसी भी इंफॉर्मेशन पे यकीन ना करें। हमेशा सीएससी का ऑफिशियल व्यक्ति जो आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, चाहे इस यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से या ऑफिशियल व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर कोई और माध्यम आपका है तो वो गलत है। ऐसी बातों पे आप ना ध्यान रहे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो अजय जी, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा समराइज करके बता दिया कि पीएमजे दिशा क्या है। अगर इसके अलावा कोई मैं कहीं छूट रही हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो आप ऐड कर लीजिए, नहीं तो आगे अगर कोई सवाल जवाब चीजें आगे ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ एक चीजें मैंने इस चर्चा के दौरान मैंने खुद नोट भी किया है, कुछ वीएलईज ने सवाल भी किए हैं जो अभी मेरे चैट बॉक्स में दिख रहा है। बात करते हैं कि जैसे अगर कोई वीएलई एप्लीकेशन करता है, किसी कैंडिडेट को रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रेशन के दौरान कुछ चीजें मतलब जैसे डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाए या ऐसा कुछ एरर आ गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो इसको सुधार कैसे करेंगे? इसके बारे में क्या तरीका है अपडेट करने की? एप्लीकेशन का तरीका क्या है? देखिए, परीक्षा, अगर कैंडिडेट ने परीक्षा में नहीं बैठा है, उससे पहले आप उसकी कोई भी जानकारी को एडिट कर सकते हो। आपको कैंडिडेट के, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आप वहां पे एडिट टैब में जाके कैंडिडेट की जानकारी का आपको उसमें भी हमने कंडीशंस दी है कि आप इतनी ही जानकारी एडिट कर सकते हो कैंडिडेट की, लेकिन ये मैंने आपको सेशन में भी बताना है जी। बाकी जानकारी आप एडिट नहीं कर सकते। आप कैंडिडेट के नाम की स्पेलिंग, ये सब, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब आप आधार बेस्ड होने की वजह से तभी आप, क्योंकि एक बार अगर हम बार बार इसको चेंज करवाते रहेंगे, क्योंकि वो उतनी बार बायोमेट्रिक बायोऑथ होता है आपके आधार डेटा से, और हमारे पास लिमिटेड स्कोप ही है कि हम उतने बार ही कैंडिडेट को जांच की जा सकती है। तो ये पहली बार में ही डिटेल्स साफ हो जाए। आप कोशिश करें कि लाइव पोर्टल पे डालने से पहले किसी पेपर पेन पे उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देख ले, स्पेलिंग चेक करवा ले, उसके बाद ही आप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करवाएं। अच्छा, ये सर्टिफिकेशन, या यूं बोलें इसको कि उसको फाइनल एग्जाम कह सकते हैं, अपने 20 घंटे के क्लासेस करने के बाद एक कैंडिडेट का जब हम एग्जाम कराते हैं, तो एग्जाम कराने का एक प्रोसेस आपने बताया कि पूरी तरह से कैंडिडेट को एक तरीके से लाइव सामने बैठना है, जो भी दिशा निर्देश जो लाइव प्रॉक्टर बोल रहा है उसको पूरा अध्ययन करना है, उसको मानना है। अच्छा, इसकी समय अवधि क्या होती है? कब से कब के बीच में ये एग्जामिनेशन होता है? देखिए, ये एग्जामिनेशन सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक हमारा 12 घंटे की विंडो है जिसमें हमने परीक्षा रखी हुई है। आप इस बीच कभी भी आके परीक्षा देके जा सकते हैं। अच्छा मैम, अगर एग्जाम के दौरान तकनीकी कारणों से एग्जाम नहीं हो पाया सेम डे में, या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि मतलब हो ही नहीं पाया, तकनीकी कारण थी, टेक्निकल वजह थी, वो कनेक्टिविटी हो सकती है, डिजास्टर हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ऐसी कंडीशन में क्या उसे री अटेम्प्ट करने की कोई सुविधा है, या फिर वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा एग्जाम? नहीं अजय जी, हम ये मानते हैं कि हमारा रूरल इंडिया में अभी भी इंटरनेट की कमी है। नेट फ्लक्चुएट करता है, कभी आता है कभी चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे 2 ऑप्शन हम यहाँ देते हैं। अगर परीक्षा देते समय सबमिट बटन क्लिक करने से पहले आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली, किसी भी कारणवश परीक्षा बंद हो गई है, तो अगर आप उसके तुरंत 2-3 घंटे या 4-5 घंटे में तुरंत दोबारा लॉगिन करते हैं, तो आपकी परीक्षा वहां से स्टार्ट होगी जहां पे आपने सवाल छोड़ दिया था, जो स्क्रीन बंद हुई थी, वहीं से आपके दोबारा से आपका स्क्रीन खुलेगा और वो आपको जो आपने आंसर्स दे दिए हैं उतना लेके आप आगे भी देख सकते हैं। आप अपने आंसर्स चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन
अगर 24 घंटे के बाद आप करते हो और 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में आप करते हो, तो आपको क्या किया जाता है कि आपका फिर से आपको जब आप शुरू से 25 क्वेश्चंस का दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन 24 घंटे से ऊपर हो जाता है तो आपको जितने भी आपने जवाब दिए थे वो फाइनल मान लिए जाते हैं, तो आपको 24 घंटे के भीतर भीतर दोबारा लॉग इन करना पड़ता है। यानी जो मैं समझ पाया कि सेम डे में सुबह 8 AM से लेकर के 8 PM के बीच में एग्जाम के दौरान तकनीकी कारणों से अगर आपका एग्जाम उस समय बाधित होता है तो उसी दिन आप उसी समय सीमा में दोबारा अपने समय अवधि में आकर के एग्जाम देते हैं, तो जहां तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उसके आगे वो कंटिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर। जी आज 4:30 बजे मैं परीक्षा दे रही हूँ और मेरी इंटरनेट सिस्टम बंद हो गया, तो कल 4:30 बजे से पहले पहले मुझे परीक्षा में अपीयर होके आंसर सबमिट करने हैं। जी, तो अगर 5 बज जाता है तो हाँ। अब अगला क्वेश्चन है मेरा कि जैसे पंजीकरण के आपने जैसे बताया शुरू में अपने शुरुआती डिटेल में कि कैंडिडेट को 20 घंटे के लिए एक समय अवधि में उसको पूरा सेशन क्रिएट करना हो, तो मतलब अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं। अधिकतम 20 दिनों की अवधि में उसे अपनी मुख्य परीक्षा दे लेनी होती है, 20 या 30 दिनों के अंदर। तो मैं मान के चलता हूं कि 30 दिन के बाद भी अगर वो कैंडिडेट एग्जामिनेशन नहीं देता है तो क्या उन्हें उनके अभ्यर्थन को रद्द कर दिया जाएगा या वो कंटिन्यू रह सकते हैं? अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के समय में बहुत सारे बच्चे माइग्रेट कर गए थे या लोग माइग्रेट कर गए थे, तो स्थिति में ध्यान रखते हुए हम उन्हें ऑप्शन देते हैं कि आप 30 दिन के बाद भी परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति को अगर आप अवॉइड ही करें तो अच्छा है। कोशिश करिए कि बच्चा 30 दिन के पढ़ने के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर एग्जाम करवा ले, क्योंकि आपका पेमेंट भी बन जाएगा, कैंडिडेट को जो पढ़ाई की है वो भी फ्रेश दिमाग में रहेगी और आप अपना ग्राम पंचायत का टारगेट भी अचीव कर पाएंगे। तो कोशिश करना, ये हम सलाह देते हैं, सजेशन है हमारा कि 30 दिन के भीतर कर ले। बहुत समय में अगर आप 1 महीने के बाद नहीं कर पाए हैं तो हम क्या करते हैं कि 1-1 साल पुराने बच्चे जो 6-6 महीने पुराने उनको सिस्टम से निकालते जा रहे हैं, ब्लॉक करते जा रहे हैं। तो आपके साथ ऐसी स्थिति ना हो इसलिए कोशिश करें कि 30 दिन के भीतर भीतर कैंडिडेट की परीक्षा करवा के आप उन्हें सर्टिफिकेट दिलवा दें। अच्छा, अब कुछ हम लोग कमेंट ले लेते हैं, फील्ड से आ रही है। जैसे एक तो ये कुछ तो फील्ड में ऐसा र्यूमर है, ऐसा लगता है कि जैसे प्रोजेक्ट ओवर हो चुका है। अभी एक भाई सवाल कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, जैसे ये स्क्रीन पे आप देख पा रही हैं, प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, हमें भी करना है। देखिए रवि जायसवाल जी, अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, किसी ने रोका नहीं है, मैंने आपको शर्तें बताई हैं। आप अगर एज अ VLE उन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप बिल्कुल प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्र में काम करिए। आप टारगेट तो पूरा करिए। हम 2017 से काम कर रहे हैं, अभी तक हम अपना दिया हुआ टारगेट ही नहीं पूरा कर पा रहे, तो हम कैसे काम करेंगे? तो हम मेरी सारे यूपी के VLE से गुजारिश है कि नया टारगेट चाहिए तो एग्जिस्टिंग टारगेट कंप्लीट करिए। उन्हीं VLEs, ऐसा ना हो कि उन VLEs को टारगेट मिले जिन्होंने ग्राम पंचायत पूरी कर दी हो, उन्हीं ग्राम पंचायत को फिर आगे बढ़ाया जाए। तो जहां अभी 250-300 नहीं हुआ तो उन्हें नया कैसे मिलेगा? तो ये तो मैं सरकार से भी, अगर जिन भी ऑफिशियल से बात करेंगे तो वो भी हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो अगर आपको टारगेट बढ़ाना है, आगे काम करना है, तो पहले दिया हुआ टारगेट पूरा कर लीजिए। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। एफिडेविट कहाँ से नोटरी कराना होगा? जी, आजकल तो ई स्टैम्प का जमाना है। आप किसी भी सर्टिफाइड नोटरी आपकी जगह जगह बैठे रहते हैं, वहां पे जाके आप एफिडेविट उनसे ई स्टैम्प करवा के डॉक्यूमेंट्स करवा सकते हैं, या कोई भी आपके आसपास जो नोटरी बैठते हैं आप उनसे कहीं से भी स्टेट का मान्य ई स्टैम्प पेपर है आप उस पे बनवा सकते हैं डॉक्यूमेंट। ये एक अगला क्वेश्चन है, श्रीमान जी सर्विस का मौका मुझे मिलना चाहिए। तो बिल्कुल, अभी मैम ने बताया कि आप मानदंडों को पूरा करते हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। विजय शंकर जी का एक सवाल है मैम, गलती से कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग हो गया है, कैसे सही होगा?
आप कैंडिडेट के आप अपना लॉगिन कीजिए, वहाँ पे एडिट ऑप्शन में डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाने का ऑप्शन है। आप वहाँ पे जाके डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाइए। अगर नहीं होता है तो हमारी टीम है, टिकट रेस करिए, हम हमें बैकएंड से उसका डेट ऑफ बर्थ चेंज करना पड़ेगा। अगर बहुत समय सीमा रजिस्ट्रेशन किए हुए 1.5-2 महीना हो गया तो एडिट नहीं हो पाएगा। आप उसके बाद टिकट रेस करिए, हमारी टीम बैकएंड से आपके कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देगी। अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो आप खुद भी कर सकते हैं, एडिट में जाके, एडिट टैब में जाके कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दीजिए। ये कुछ लिख रहे हैं कि मैंने 50 बच्चों को पंजीकरण किया है, अब आईडी खुल नहीं रही है। देखिए मनोज जी, आईडी सिर्फ उन वीएलईज, देखिए इस वक्त मेरे सिस्टम पे हमारे पास कम से कम 60-70 हजार वीएलईज काम कर रहे हैं देश भर में। सबकी आईडीज ब्लॉक नहीं होती है। तो अगर आपकी आईडी ब्लॉक हुई है तो ये आप लिख लीजिए कि आपने कोई ना कोई गलत काम किया है। या तो आप यूपी में काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिए हुए डिस्ट्रिक्ट में, अपने दिए हुए ग्राम पंचायत में काम नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर आपकी आईडी को ब्लॉक किया गया है तो हमें जांच करनी पड़ेगी कि आपकी आईडी किस कारणवश बंद की गई है। आप टिकट रेस करिए, वहां पे हमारे सीएससी ऑफिशियल्स हैं जो आपको सही जानकारी देंगे कि आपकी आईडी किस कारणवश बंद की गई है। अगला सवाल है, यह सर्टिफिकेट किस काम में आता है? देखिए ये मैं आपको सारे वीएलईज को यहाँ साफ बता दूं कि ये पीएमजे दिशा का सर्टिफिकेट हम कहीं भी नहीं कहते किसी एम्प्लॉय के लिए, जॉब के लिए काम आता है। ये काम में आपको किसी भी जॉब में, नौकरी के लिए काम में नहीं आता है, ये पहले ही बता दें। ये सिर्फ एक लाइफ स्किल, एक जीवन में आपने एक नया स्किल सीखा है, उसके लिए हम ये बता रहे हैं कि आपको एक कंप्यूटर चलाना उस व्यक्ति को आता है, सिर्फ उतना प्रमाणित करता है। इससे ज्यादा कोई प्रमाण नहीं है। आप किसी नौकरी वगैरह में इसको ना दिखाएं, क्योंकि हम कहीं भी ये चीज हमने नहीं लिखी हुई या बोली गई है कि आप इसे किसी नौकरी में भी, अपने पेशे में भी इसको प्रमाण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पीएमजी दिशा की एफिडेविट के ड्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल ही नए हैं मुकेश जी। लिंक कैसे शेयर करेंगे आप? पीडीएफ ही अपलोड करेंगे ना? जो डाउनलोड किया है एफिडेविट उसी को इस स्टैम्प पे प्रिंट करवा के अपलोड करेंगे ना। लिंक कैसे अपलोड कर सकते हैं आप? जो आप एफिडेविट है वो एक पीडीएफ फाइल है, आप उसे डाउनलोड करिए अपने सिस्टम पे, प्रिंट करवाइए, हस्ताक्षर करिए और उसको फिर वही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। ये एक सवाल है, कैंडिडेट कैसे वेरीफाई होगा या कैंडिडेट कैसे वेरीफाई करेगा? वो तो बायो ऑथेंटिक बताया ना, आधार से सर्टिफिकेट। अच्छा, सर्टिफिकेट कैसे वेरीफाई होगा? सर्टिफिकेट वेरीफाई करने का अभी कोई तरीका नहीं है। उसका हमारे पास एक हर सर्टिफिकेट का हम कोड जनरेट करते हैं। आप ये प्रमाणित करना है कि परीक्षा कैंडिडेट ने दी है कि नहीं दी, तो आप कैंडिडेट का नाम हमारे साथ, उसका यूजर नेम शेयर कर दीजिए। हम ये बता पाएंगे कि कैंडिडेट ने परीक्षा में पास हुआ है या नहीं। प्रमाण नहीं करते। मैम ये सर्टिफिकेट जैसा कि अभी इसमें है कि डिजी लॉकर में जाता है, तो डिजी लॉकर और सर्टिफिकेट इसको बीएलई कैसे एनेबल कराएं, थोड़ा सा इसके बारे में रोशनी डाल दें, जिससे कि बीएलई अपडेट रहे। डिजी लॉकर आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति जिसके पास आधार है और आधार से लिंक्ड मोबाइल है, वो अपना डिजी लॉकर लॉगिन कर सकता है। जब आप डिजी लॉकर की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे आपका आधार मांगता है और एक ओटीपी जनरेट करवाता है आपके मोबाइल नंबर पे। अगर आप दोनों चीजें उस वक्त आपके पास है तो आप ओटीपी डाल के अपने ऑथेंटिकेट करके डिजी लॉकर में आप लॉगिन कर सकते हैं। डिजी लॉकर में आपके वो सारे दस्तावेज आ जाते हैं जो भी आपके आधार दस्तावेज होते हैं। इसमें अगर आपने रिसेंटली बनाया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका कोई भी इंश्योरेंस का कार्ड, जो भी चीजें आपके आधार से लिंक है वो सारी आपको वहां मिलती है। इसके अलावा पीएमजे दिशा का सर्टिफिकेट भी हम आपको वहां पे डाल देते हैं। आप वहां से लॉगिन करके, आपको वहां पे बहुत सारे टैब्स होते हैं, वहां पर एक पीएमजे दिशा का भी नजर आएगा। उस पर क्लिक करते ही आपको एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा जिसमें कैंडिडेट का फोटोग्राफ, किस साल में जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट खुल जाएगा और वहां पे आप अपना डिजी लॉकर में पीएमजे दिशा का सर्टिफिकेट देख सकते हैं।
तो यहाँ मैं कोशिश उम्मीद इंस्टॉल करें अपने मोबाइल फोन पे, देखें कैसे काम चलता है, उसके बाद वो फिर कैंडिडेट को बताएं कि आप अपने डिजी लॉकर में भी पूरे जीवन भर अपना सर्टिफिकेट स्टोर करके रख सकते हैं। जी मैम, ये क्वेश्चंस तो अभी आते रहेंगे, हम लोग भी इसको बैक टू बैक जवाब देते रहेंगे। चूंकि अभी हमारा समय हो चला है और आपने एक कम समय में इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में पूरी एक मतलब एक व्यवहारिक स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं उस तरीके से आपने पूरी बात बताई, जो एक पूरा क्रमबद्ध तरीके से कि पंजीकरण कहाँ से शुरू करें, उसके लिए क्या ध्यान रखें, सेंटर का क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, सेंटर लगाने के बाद आपको बच्चों को वाजिब तरीके से उनको मोबिलाइज करना, जाके ढूंढना स्थानीय पंचायत में, पंचायत का प्रधान या सेक्रेटरी के माध्यम से उनके ऑथेंटिकेट जो भी डेटाबेस है उसको कराना, लिस्ट को, सूची को वेरीफाई कराना, साथ में उनको प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देने के बाद उनका सर्टिफिकेशन कराना, और सर्टिफिकेशन के बाद अब चलते चलाते एक आखिरी पॉइंट मेरे पास और बचा है कि ये पेमेंट प्रोसेस क्या है, पेमेंट के लिए वीएलई क्या प्रक्रिया अपनाते हैं और किस तरीके से ये पेमेंट होता है, क्योंकि पेमेंट कितना होता है ये तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन प्रक्रिया क्या है वीएलई के बारे में ये आप जरूर बताएं यहाँ पब्लिक फोरम में। जी, पेमेंट भी हम बता सकते हैं, ये अच्छा सवाल आपने किया है। हर प्रमाणित, हर सर्टिफाइड कैंडिडेट पे आपको 300 रुपए की राशि हम उपलब्ध करवाते हैं, आपके बैंक खाते में दी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो भी बैंक डिटेल, जो बैंक जानकारी आपने अपने सीएससी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते वक्त दी थी, हम उसी बैंक जानकारी को लेते हैं। पीएमजी दिशा में कोई भी बैंक को आपसे जानकारी नहीं मांगी जाती, ना कोई पैन कार्ड वगैरह मांगा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर कोई आपको कॉल करके बोलता है कि सीएससी से बोल रहा हूँ, आप अपना बैंक डिटेल दे दीजिए, तो ऐसी कॉल्स को अवॉइड करें, ये धोखेबाजी वाली कॉल हो सकती है। हम कोई भी जानकारी आपसे मोबाइल फोन पे नहीं मांगते हैं या लिख के नहीं मांगते हैं। आपको अपनी बैंक डिटेल्स और पैन कार्ड अपने सीएससी पोर्टल पे अपडेट करवानी है। जो भी बैंक डिटेल वहां पे दी गई होगी उसी पे ही हर महीने हम पैसा डालते रहते हैं। जैसा मैंने बताया कि 250 से 300 तक का हर पंचायत का टारगेट है। अगर आपने अपना आप जितने भी उस मंथ में 1 तारीख से 31 तारीख तक जितने भी लाभार्थियों की परीक्षा करवाते हैं और जो पास होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय गुणा 300 वो पैसा आपको आपके बैंक में हम डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपका पैन कार्ड हमारे पास अपडेटेड नहीं है या एक पैन कार्ड से 2-2 आईडीज डाली गई हैं या इनकम्प्लीट पैन कार्ड है, तो ऐसी स्थिति में, या बैंक डिटेल्स मैच नहीं हो रही, ऐसी स्थिति में क्योंकि हमारे पास जानकारी सही नहीं है, इस वजह से हम पैसा तो डालते हैं लेकिन बैंक से रिजेक्ट हो जाता है, जिस वजह से आपकी राशि बीच में अटकी रह जाती है। तो ये चीज ना हो, फिर हमें दोबारा वो साइकिल, दोबारा से प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। ऐसे कई लोगों की पैसे अटक जाते हैं और वो फिर हम उन्हें कॉल करके बताते हैं कि आपकी बैंक डिटेल गलत है, आपका पैन कार्ड ठीक नहीं है, तब जाके वो ठीक करते हैं। तो पहले ही ध्यान रखिए कि जो सीएससी आईडी पोर्टल पे आप अपनी बैंक डिटेल्स, अपना नाम, आप ही के नाम पे बैंक डिटेल होना चाहिए, आप ही के नाम पे पैन कार्ड होना चाहिए, सभी जानकारी सही होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में देते हैं। तो ये आखिरी मेरा सवाल था, इसी सवाल के साथ ये सेशन अब हम समाप्ति की ओर ले चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने एक आधे घंटे लगातार एक शिक्षाप्रद बातें बताई पीएमजी दिशा के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शक वीएलई इससे लाभ लेंगे, और जो भी नए वीएलई जुड़े हैं उनको इस तरीके से आज की मुलाकात में हम लोगों का प्रयास रहता है कि अपने विशेषज्ञ को बुला करके इसमें विशेष जानकारी दी जाए। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू सो मच यूपी टीम एंड ऑल द बेस्ट हमारे वीएलईज को, डिस्ट्रिक्ट टीम को जो इस पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू। थैंक यू।